नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत यानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी के अंदर। दोस्तों, अपने जनरल साइंस के जो टॉपिक हैं उसी के अंदर आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं आपके साथ, हार्ट का टॉपिक। जनरल साइंस के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ट का। तो इस टॉपिक के अंदर अपने बात करेंगे कि हार्ट जो है वो कितने भागों के अंदर डिवाइड होता है, किस प्रकार से हार्ट के अंदर ब्लड आता है और हार्ट से ब्लड अपनी बॉडी के अंदर किस प्रकार से सप्लाई होता है, उसके बारे में अपने बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले जो हार्ट है उसके भाग जो होते हैं वो होते हैं दो भाग, यानी दायां भाग और बायां भाग। तो हार्ट मुख्य रूप से बटा होता है बाएं और दाएं भाग के अंदर, बाएं और दाएं भाग के अंदर बटा होता है। दूसरी अगर बात करें कि ये मुख्य रूप से दो भाग है, लेफ्ट साइड और राइट साइड का भाग। अब अगर इसके टोटल कुछ देखें कि कितने कक्ष बने होते हैं, यानी कक्ष अगर देखें तो हार्ट के अंदर 4 कक्ष होते हैं, यानी 4 बॉक्स बने होते हैं जिनके नाम है निल्य और आलिंद। और इसी प्रकार राइट साइड के अंदर निल्य और आलिंद, यानी कहने का मतलब कि बायां आलिंद बायां निल्य, दायां आलिंद और दायां निल्य, 4 कक्ष बने होते हैं। और हार्ट के मुख्य दो भाग, बायां भाग और दायां भाग। अब अपने अगर इसका डायग्राम देखें तो बुक के अंदर जो डायग्राम है उसमें आपको कुछ भी समझ नहीं है कि कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट है, कौन सा निल्य और कौन सा आलिंद है। लेकिन यहाँ जो अपने डायग्राम बनाएंगे बिल्कुल देसी डायग्राम। ये अपना एक हार्ट है और ये हो गए इसके 4 भाग। 4 भाग हैं, बायां भाग, दायां भाग, आलिंद और निल्य भाग। अभी बात करेंगे कौन सा बायां, कौन सा दायां, कौन सा आलिंद और कौन सा निल्य। पहले अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि 4 कमरे हैं जी, 4 भागों में डिवाइड है। 2 कमरे बाईं तरफ है, 2 कमरे दाईं तरफ है। उससे पहले अपने को ये देखना है कि बायां कौन सा और दायां कौन सा है जी। तो बायो के अंदर या साइंस के अंदर कोई भी डायग्राम हो, अब इस बोर्ड में अगर देखें तो ये कौन सा भाग है, राइट, और ये कौन सा है, लेफ्ट है। तो ये दायां भाग होगा और ये बायां भाग होगा। अब सर मैंने एंगल चेंज कर दिया, अब कौन सा होगा, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। पहले ये राइट था, अब ये लेफ्ट हो गया। तो कैसे डिसाइड करें? तो साइंस के अंदर जो भी डायग्राम होता है, जैसे बोर्ड के ऊपर बनाया है वैसे का वैसा डायग्राम अपने बॉडी के ऊपर लगा के देखते हैं। जैसे इस बोर्ड के बिल्कुल समांतर खड़ा होकर मैं देखूंगा तो मेरा ये हाथ कौन सा है, बायां, तो ये बायां भाग है। और ये कौन सा होगा, दायां भाग होगा। तो ये अपने हार्ट का बायां भाग है। ये भी कैसा भाग है, बायां भाग है। ये कैसा भाग है, दायां भाग है। ये भी कैसा है, दायां भाग है जी। पहले तो अपने ये डिसाइड हो गया कि लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है। अब अपने ये डिसाइड करना है कि आलिंद कौन सा है और निल्य कौन सा है। तो अब अगर अपने इस हार्ट के अंदर देखें तो आलिंद और निल्य भाग, नीचे वाले दोनों भाग जो हैं वो होते हैं निल्य भाग और ऊपर के दोनों भाग होते हैं आलिंद भाग। ऊपर के दोनों भाग क्या होते हैं, आलिंद भाग। इसको याद रखने के लिए अलग अलग ट्रिक है। लेफ्ट और राइट तो अपने याद हो ही जाएगा कि ये दोनों लेफ्ट और ये दोनों राइट भाग। अब आलिंद और निल्य का मतलब इसको याद रख लेते हैं कि नीचे निल्य, नीचे निल्य। या फिर अपने याद रख सकते हैं कि आलिंद के अंदर ब्लड आता है, निल्य से ब्लड निकलता है। आ से आना और नी से निकलना। आ से आना यानी यहां से ब्लड आएगा, इसके अंदर भी आएगा और इसके अंदर भी आएगा। नी से निकलना, इससे भी ब्लड निकलेगा और इससे भी ब्लड बाहर निकलेगा, दोनों तरफ से। अब कौन सी साइड से कैसे ब्लड निकलेगा वो बात करते हैं। ये 4 भाग। अब आपने हार्ट के अंदर 2 संरचनाओं के नाम और सुने होंगे, एक होती है धमनी और दूसरी होती है शिरा। धमनी और शिरा। तो जो धमनी होती है उसमें हमेशा ब्लड होता है प्योर और शिरा में होता है इम्प्योर या अशुद्ध। अब प्योर और इम्प्योर का मतलब क्या है जी,
कि शुद्ध और अशुद्ध कैसे। तो ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है वो तो होता है प्योर ब्लड, और ऐसा ब्लड जिसके अंदर CO2 मिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, वो होता है अशुद्ध ब्लड। यानी अपने जो हार्ट है उससे ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड पूरे शरीर के अंदर जाता है, और शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन का यूज करती हैं और अपने लिए एनर्जी बनाती हैं और CO2 का निर्माण करती हैं। तो वो जो CO2 है वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है और फिर से आ जाती है अपने हार्ट के अंदर। तो जो वापस हार्ट के अंदर आता है वो ब्लड कैसा होता है, अशुद्ध या इम्प्योर ब्लड होता है। पूरे शरीर के अंदर यही संरचना होती है, धमनी में शुद्ध और सिरा में अशुद्ध ब्लड। अब देखिए ये हार्ट है, इसके लेफ्ट साइड में हमेशा ब्लड पाया जाता है शुद्ध दोनों तरफ, और राइट साइड में होता है हमेशा अशुद्ध ब्लड। राइट साइड में क्या होता है, अशुद्ध ब्लड पाया जाता है। अब ये जो आलिंद और नील्य भाग है, यहाँ इन दोनों के बीच में यहाँ पाए जाते हैं वाल्व या कपाट। वाल्व या कपाट पाए जाते हैं जो ब्लड को रोकने का काम करते हैं। बाईं तरफ 2 कपाट पाए जाते हैं और दाईं तरफ 3 कपाट पाए जाते हैं, 3 वाल्व या गेट पाए जाते हैं। ये काम करते हैं कि आलिंद और नील्य के अंदर जो ब्लड है उसको अलग अलग बनाए रखने का काम करते हैं। अब ये नील्य जो है, यहां से ब्लड क्या होगा, बाहर निकलेगा, और इस नील्य से भी क्या होगा, ब्लड बाहर निकलेगा। इस आलिंद के अंदर क्या होगा, ब्लड आएगा, और इस आलिंद में भी क्या होगा, ब्लड आएगा। अब यहां से ब्लड निकलेगा तो कहां जाएगा, पूरे शरीर के अंदर। यहां से ब्लड निकला और पूरे शरीर के अंदर गया, यानी अपने शरीर के सभी अंगों के अंदर गया, शरीर के सभी अंगों के अंदर गया। कैसा ब्लड है, यहाँ पर शुद्ध ब्लड है। शुद्ध ब्लड नील्य से निकला और कहा गया, अंगों तक। ब्लड शुद्ध है तो शुद्ध ब्लड हमेशा किसमें होगा, धमनी के अंदर। तो यहाँ क्या होती है, इसका नाम होता है महाधमनी। महाधमनी यानी एक बड़ी धमनी होती है जो पूरे शरीर को ब्लड की सप्लाई करने का काम करती है, इसलिए नाम दे दिया महाधमनी। तो महाधमनी पूरे शरीर के अंगों को ब्लड की सप्लाई करने का काम करती है। अब ये शुद्ध ब्लड जो है महाधमनी की सहायता से कहाँ जाता है, पूरे शरीर के अंगों के अंदर। अब अंग क्या करेंगे, शुद्ध ब्लड में से ऑक्सीजन का यूज करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, और साथ में क्या बनाते हैं, CO2 गैस। वो CO2 गैस इस ब्लड के अंदर मिक्स होती है और वापस आती है यहाँ। तो यहाँ ब्लड कैसा होगा, अशुद्ध। और अशुद्ध ब्लड जो है, तो ये संरचना कौन सी होगी, शिरा। ये संरचना कौन सी है, शिरा है। यानी अंगों से पहले होती है धमनी और अंगों के बाद क्या आएंगी, शिरा आएंगी। धमनी शुद्ध ब्लड लेके आती है और शिरा जो है अशुद्ध ब्लड ले जाने का काम करती है। अब अशुद्ध ब्लड कहाँ आएगा, राइट साइड के अंदर। तो ये अशुद्ध ब्लड आ गया अपने राइट साइड के अंदर। हार्ट के अंदर जो राइट साइड है वहां पर ये अशुद्ध ब्लड आ गया। लेफ्ट साइड से ब्लड गया और वापस आ गया राइट साइड के अंदर, अंगों से होता हुआ। अंगों ने ऑक्सीजन यूज कर ली और CO2 गैस का निर्माण कर दिया। अब यहां से अशुद्ध ब्लड कहाँ आएगा, नील्य के अंदर। ये तीनों कपाट खुलेंगे और ब्लड आएगा इस नील्य के अंदर। इस नील्य से ये जो ब्लड है ये जाएगा कहां पर, फेफड़ों के अंदर। कहां पर जाएगा, अपने फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में क्या होता है, CO2 बाहर निकलती है और ऑक्सीजन उस ब्लड के अंदर ऐड हो जाती है। तो यहां से इसके अंदर भी ब्लड कैसा है, अशुद्ध है। ये अशुद्ध ब्लड आया, अशुद्ध ब्लड, और यहां से बाहर निकलता है इम्प्योर ब्लड और जाता है कहां, फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों में क्या हुआ, CO2 बाहर निकली और ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो गई। जैसे ही ऑक्सीजन ऐड हुई ये ब्लड कैसा हो गया, प्योर ब्लड, यानी कैसा ब्लड, शुद्ध ब्लड। अब ये शुद्ध ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड के अंदर। ये शुद्ध ब्लड आ गया लेफ्ट साइड के अंदर। ये एक बार अपने सर्किल बनाया है कि किस प्रकार से ब्लड जो है अपने बॉडी के अंदर जाता है।
लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया प्योर ब्लड, बॉडी में गया, अंगों ने अशुद्ध कर दिया, राइट साइड के अंदर आ गया, राइट साइड से अशुद्ध ब्लड गया फेफड़ों के अंदर, क्यों गया? शुद्ध होने के लिए। CO2 बाहर गई, ऑक्सीजन अंदर आ गई, शुद्ध हो गया ब्लड, वापस आ गया लेफ्ट साइड के अंदर, फिर शरीर में गया, अशुद्ध हो गया क्योंकि अंगों ने यूज कर ली ऑक्सीजन, CO2 फिर उसमें बन गई, तो CO2 से मिक्स जो ब्लड है वो राइट साइड में, फिर फेफड़ों के अंदर, ये सर्किल चलता रहता है और ये सर्किल कहलाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। और रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट पहली वीडियो के अंदर बताया था विलियम हार्वे। तो ये राम कहानी बताने वाला साइंटिस्ट था विलियम हार्वे, जिसने इस प्रकार से परिसंचरण के बारे में बताया है। एक लाइन सभी ने पढ़ी होगी कि मनुष्य का जो हृदय होता है उसके अंदर दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। ये लाइन पढ़ी होगी कि दोहरा परिसंचरण तंत्र मनुष्य में पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण क्यों होता है? क्योंकि इस हार्ट के अंदर देखो ब्लड 2 बार आता है, 2 बार बाहर निकलता है। पहले ब्लड बाहर निकला, फिर आ गया, फिर बाहर निकला, फिर आ गया। तो 2 बार ब्लड के आने के कारण और 2 बार ही ब्लड के बाहर निकलने के कारण मनुष्य के अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब इसमें अगर देखें, यहां आपने बात क्या की है कि धमनी में शुद्ध ब्लड और शिरा में अशुद्ध ब्लड होता है। यहां धमनी जुड़ी है तो यहां भी ये भी क्या जुड़ी हुई है? धमनी ही है, इसका नाम भी क्या है? धमनी है। शिरा में अशुद्ध ब्लड है तो ये अशुद्ध ब्लड है, यहां से ये शिरा है, तो ये भी क्या है? यहां पर शिरा है, तो यहां भी क्या होगी? शिरा ही होगी। यानी सिंपल समझे तो आलिंद भाग से शिरा जुड़ी होती है और निल्य भाग से धमनी जुड़ी होती है। तो धमनियां जो है, अब यहां देखो, पहले अपने बात की है कि धमनियों में हमेशा ब्लड कैसा होता है? शुद्ध, और शिरा में अशुद्ध। लेकिन यहां आपको दिखाई दे रहा होगा जी, धमनियों में अशुद्ध और शिरा में शुद्ध ब्लड, यही अपवाद है और इसीलिए इसको नाम दे दिया जाता है। ये तो है अपने पास फुफ्फुसीय धमनी और इसका नाम होता है फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा, क्योंकि फेफड़ों को ही फुफ्फुस बोला जाता है, इसीलिए इससे जुड़ी हुई है। क्योंकि ये धमनी कहां जाती है? फेफड़ों की तरफ, और ये शिरा भी किससे जुड़ी हुई है? फेफड़ों से। इसी कारण इसको नाम दे दिया जाता है फुफ्फुसीय शिरा और ये है फुफ्फुसीय धमनी। इस कारण फुफ्फुसीय धमनी में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है और फुफ्फुसीय शिरा में हमेशा प्योर ब्लड होता है। ये 2 अपवाद हैं। बाकी शरीर के अंदर जहां भी धमनी है प्योर ब्लड और जहां भी शिराएं हैं वहां क्या होगा? इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। ये है आपके हार्ट की एक संरचना और उसके अंदर ब्लड किस प्रकार से सर्कुलेट होता है वो पूरा प्रोसेस। अब अपने देखते हैं कि धमनी और शिरा जो है इनमें क्या डिफरेंस है। धमनी जो होती है ये हमेशा गहराई में पाई जाती है। अगर आपने देखें तो ये धमनी और शिरा में अंतर भी है कि दोनों के अंदर अंतर क्या पाया जाता है। धमनी हमेशा गहराई के अंदर पाई जाती है, यानी अपने शरीर के अंदर जो फैट होती है उस फैट के बीच में धसी होती है धमनियां, जबकि शिराएं जो होती हैं ये ऊपरी परत के नीचे पाई जाती हैं। अपने हाथ के अंदर जो ऊपर अपने को नलियां या नाड़ियां दिखाई देती हैं ये शिराएं होती हैं, न कि धमनियां होती हैं। धमनियां हमेशा गहराई में होती है और शिराएं हमेशा ऊपरी सतह पर होती है। डॉक्टर या लैब के अंदर जो अपना सैंपल लिया जाता है ब्लड टेस्ट करने के लिए वो हमेशा शिरा से लिया जाता है, धमनी से नहीं लिया जाता, क्योंकि धमनियां गहराई में होती हैं। अब क्यों लिया जाता है वो कारण अब आएगा। धमनियां जो होती हैं इनमें हमेशा ब्लड का प्रेशर जो होता है वो कैसा होता है? ज्यादा होता है, और शिरा के अंदर ब्लड का प्रेशर बीपी जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि धमनियां जो है, इस धमनी ने ब्लड लेके जाना है अंगों तक और इस धमनी ने ब्लड लेके जाना है फेफड़ों तक। इसलिए हार्ट जो है वो धमनी को पंप के साथ, पूरे प्रेशर के साथ ब्लड को धमनी में भेजता है, जिससे उसका प्रेशर क्या होता है? बीपी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो धमनी के अंदर बीपी ज्यादा होता है, शिरा के अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है। दूसरा ये भी रीजन है कि शिरा से सैंपल लिया जाता है, जिससे ब्लड का प्रेशर क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट अगर देखें तो धमनी जो है उसकी बाहरी जो परत होती है, बाहरी परत क्या होती है?
मोटी होती है और बीच का जो स्पेस होता है यानी गुहा जो होती है वो क्या होती है, पतली होती है। यानी धमनी के अंदर ये साइड वाली परतें मोटी होती हैं और बीच का स्पेस क्या होता है, बिल्कुल कम होता है, जिससे क्या हो, परत मोटी होने के कारण उसको सुरक्षा मिल सके और बीच की गुहा पतली होने के कारण ब्लड का प्रेशर जो है वो ज्यादा किया जा सके। लेकिन यहाँ क्या होता है, परत जो होती है वो पतली होती है और गुहा क्या होती है, बीच की मोटी होती है। यानी ये परतें पतली और बीच का स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है, जिससे ब्लड का प्रेशर कम रखा जा सके। ये है धमनी और शिरा के अंदर डिफरेंस। अब धमनी और शिराएं जो है, ये धमनी के अंदर प्योर ब्लड और शिरा के अंदर इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। अब प्रेशर कितना होता है, बीपी का जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल 120 mmHg और 80 mmHg, ये सभी ने सुना होगा कि 80-120 जो है वो अपने नॉर्मल प्रेशर होता है ब्लड का प्रेशर जो है। अब ये 120 और 80 है क्या चीज, जब ये हार्ट जो है, जब ये हार्ट पंप करता है तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है। ज्यादा प्रेशर होने के कारण 120 mmHg, यानी जब हार्ट पंप करता है तब 120 mmHg इसका प्रेशर होता है। और जब हार्ट वापस अपनी पहले वाली स्टेज के अंदर आता है तो उस समय इसका प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg होता है। Hg का मतलब मरकरी है, यानी उस पैमाने के अंदर मरकरी भरी होती है तो उसके लिए नाम दे दिया Hg। ये ब्लड का प्रेशर होता है। सबसे पहले ब्लड का प्रेशर जो है वो मापने वाला जो साइंटिस्ट था वो स्टीफन हेल्स था। कौन था, स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले बीपी जो है उसको काउंट किया था। बीपी को काउंट करने वाला कौन था, स्टीफन हेल्स था। और किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है, तो इस यंत्र का नाम होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर सभी ने देखा होगा, डॉक्टर जो होता है वो अपने हाथ के ऊपर एक कपड़ा लपेटता है और उसमें हवा पंप करता है। उस यंत्र का नाम क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। और उसको स्टीफन हेल्स ने सबसे पहले उसे बीपी काउंट किया था। और कौन से जीव का किया था, तो उसका नाम होता है घोड़े का। सबसे पहले घोड़े का बीपी चेक किया गया था स्टीफन हेल्स के द्वारा। अब इसके अंदर अगर अपने बात करें बीपी के बाद में हार्ट बीट जो होती है, यानी हृदय की धड़कन जो होती है, तो हृदय की धड़कन जो है वो 1 मिनट के अंदर 72 होती है जी। 1 मिनट के अंदर हृदय जो होता है वो 72 बार पंप करता है, 72 बार धड़कता है। तो हृदय की जो धड़कन होती है वो 72 बार 1 मिनट के अंदर, यानी पर मिनट 72 बार पंप करती है। तो ये धड़कन जो होती है इसको मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर हमेशा अपने गले के अंदर रखता है, कान में लगाकर अपनी हार्ट बीट चेक करता है, वो स्टेथोस्कोप होता है। और इसकी जो खोज है वो करने वाला साइंटिस्ट था आर लिनी नामक साइंटिस्ट था। उसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी, जो हार्ट की जो धड़कन होती है उसको मापने के काम आता है। तो ये है अपने हार्ट से संबंधित। अब कुछ वन लाइनर बातें, जैसे अपने ब्लड डोनेट करते हैं, रक्तदान जब करते हैं, तो रक्तदान करते समय 1 यूनिट जो ब्लड होता है उसकी मात्रा कितनी होती है, 1 यूनिट जो ब्लड होता है उसकी मात्रा होती है 350 ml, यानी 350 ml ब्लड को 1 यूनिट माना जाता है। अब इस 1 यूनिट ब्लड को जो ब्लड डोनेट किया जाता है उसको अपने सुरक्षित रखने के लिए, यानी शुद्ध रूप में बनाए रखने के लिए उसके अंदर एक केमिकल यूज किया जाता है जिसका नाम होता है सोडियम साइट्रेट। इस सोडियम साइट्रेट केमिकल के कारण इस ब्लड को अपने 30 दिन तक जैसा अपनी बॉडी के अंदर होता है उसी रूप में बनाए रखा जा सकता है। ब्लड डोनेट करते समय कभी देखा होगा कि जो पाउच होता है 1 यूनिट का, उसके अंदर पहले एक पानी जैसी जेली नुमा संरचना का एक पदार्थ होता है वो भरा होता है,
वो यही सोडियम साइट्रेट होता है जो 30 दिन तक उस ब्लड को उसी रूप में बनाए रखता है। इसके बाद में अगर बात करें कि ब्लड डोनेट करने के लिए कुछ योग्यताएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? तो योग्यता जो है कि कम से कम उस व्यक्ति की जो एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष से कम न हो, और मैक्सिमम 60 वर्ष होने चाहिए। 18 से पहले ब्लड क्यों नहीं डोनेट करना चाहिए? क्योंकि किशोरावस्था होती है और किशोरावस्था के अंदर उस व्यक्ति का जो शरीर होता है वो खुद ग्रोथ कर रहा होता है, वृद्धि कर रहा होता है, तो उसके अंदर ब्लड डोनेट करने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि पूरी जो पावर होती है, पूरी जो एनर्जी होती है वो उसके शरीर को चाहिए। और 60 वर्ष के बाद वैसे ही शरीर ऐसा नहीं होता कि ब्लड डोनेट कर सके। दूसरी योग्यता कि 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करने के बाद में 3 महीने तक ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 3 महीने तक अपने शरीर को रिकवर होने का टाइम लगता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि कम से कम भाई साहब 45 किलो भार होना चाहिए। अगर 45 किलो भार नहीं है तो ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। ये 3 योग्यताएं हैं, एज की, टाइम की और वेट की। 45 किलो से अगर कम भार है तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। तो ये दोस्तों आपका टॉपिक हार्ट से संबंधित, जिसके अंदर अपने पहले हार्ट की संरचना, उसकी क्रियाविधि, किस प्रकार से सर्कुलेट होता है ब्लड, और उसके बाद में ब्लड से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, और जो हार्ट है उससे संबंधित कुछ यंत्र जो किस प्रकार से अपने यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर जरूर कर दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस लॉकडाउन के टाइम के अंदर बलराम जी ने जो कोशिश की है, जो मेहनत कर रहे हैं, उसको देखते हुए शेयर जरूर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के जो है साथ ही वीडियो, उनको भी टॉपिक समझने में आसानी हो। जय हिंद, जय भारत।